हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th के अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। चैप्टर का नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और ये है पार्ट 1। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे और रेफरेंस हमने टी.एस. गरेवाल जी की बुक से लिया है। टॉपिक्स हमको क्या क्या कवर करने हैं इस चैप्टर में। पहला टॉपिक है मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सेकंड है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, थर्ड है नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फोर्थ है फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन और कंसेप्ट्स, फिफ्थ है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सिक्स्थ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सेवंथ है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पार्ट 1 में ये टॉपिक कवर करेंगे और पार्ट 2 के टॉपिक्स हैं नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कांसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये कुछ टॉपिक्स हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। मतलब 14 टॉपिक्स है, 7 टॉपिक पार्ट 1 में और 7 टॉपिक पार्ट 2 में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आता है कि मीनिंग और नेचर क्या होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिस हिसाब से हम काम करते हैं कि हमें कोई काम करना है तो हमको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कुछ जो हमको फॉलो करने हैं। तो अकाउंटिंग भी जब हम करते हैं तो अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी कोई जनरल लॉ होता है, कुछ रूल्स होते हैं जो कि अडॉप्ट किए हुए हैं और हमको वो फॉलो करते हुए हमारा अकाउंटिंग का काम करना होता है। Principles of accounting are the general law or rule adopted or proposed as a guide to action। ये एक्शन के लिए एक गाइड है कि आपको बिल्कुल इस तरीके से करना है, ठीक है। A settled ground or basis of conduct or practice। These principles are classified into 2 categories और इन principles को हम 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी? एक सबसे पहले आती है हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होती है बेसिक अजम्पशन जो होती है या फंडामेंटल प्रिपोजिशंस होते हैं कि जिसमें हमारी अकाउंटिंग ऑपरेट्स होगी कि हमने कुछ भी अजम्पशन हमने अज्यूम कर लिया है। मान लो कि हम 1 को ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे। ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हमने अज्यूम कर लिया। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में भी कुछ अजम्पशंस होती है, हम उनको अज्यूम कर लेते हैं और हमको बिल्कुल वैसा का वैसा ही उसको फॉलो करना होता है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती है? अब अकाउंटिंग कन्वेंशंस वो आउटकम होता है जब भी किसी ने अकाउंटिंग करी है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करा है तो उसके बाद उसका रिजल्ट कैसा आया है, आउटकम कैसा निकल के आया है, वो होता है हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स बीइंग फॉलोड बाय द एंटरप्राइजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक जिन्होंने भी ये रूल्स फॉलो करे हैं तो उसके आउटकम क्या निकल के आए हैं, वो होते हैं हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। नेक्स्ट चलते हैं हम फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं? पहला फीचर आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो मैन मेड है, ठीक है, वो हमने बनाया है। दे आर द बेस्ट पॉसिबल सजेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जो भी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है उस हिसाब से उस प्रॉब्लम का क्या सजेशन हो सकता है, उसका पॉसिबल हम किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, या कोई भी काम है हम किस तरीके से उसको कर सकते हैं, वो बेस्ट जो भी सजेशन हो सकता है वो बनाया गया है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं। अगर अगली चीज आती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो रिजिड नहीं होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। आप उसको, वो परमानेंट नहीं है। अगर टाइम के साथ आपको कोई नया तरीका मिल जाए प्रॉब्लम को सॉल्व करने का या एक पर्टिकुलर काम को करने का तो आप उस प्रिंसिपल को चेंज कर सकते हो। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट परमानेंट बट चेंज विद टाइम। टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। अगला पॉइंट आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड, कि हम उनको जनरली एक्सेप्ट कर लेते हैं। और कैसे कब एक्सेप्ट किए जाएंगे? 3 क्राइटेरिया है। सबसे पहला रेलेवेंस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल रेलेवेंट तब होंगे जब जो उसका रिजल्ट निकल के आएगा वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो भी यूज कर रहा है उसके लिए यूजफुल हो। हमने अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारी बना दी, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारी बना दी, लेकिन किसी को उसकी जरूरत ही नहीं है, किसी को उसमें से कुछ देखना ही नहीं है, अकाउंट्स की बुक्स है उसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो रेलेवेंट नहीं हुआ। वहां पे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन है वो रेलेवेंट तब होंगी जब जो भी यूजर है उसको उसकी जरूरत हो।
ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिव तब होंगे जब उसमें किसी भी तरीके का कोई पर्सनल बायस ना हो, जब भी वो बनाए गए हों। जब भी हमने अकाउंट्स की बुक्स बनाई गई हो, किसी तरीके की हमने कोई चीटिंग नहीं करी हो, कोई भी मिलावट वाला काम ना करा हो। अगर 1 लाख की एंट्री है तो हमने 1 लाख की ही एंट्री दिखाई हो, ना कि 2 लाख की एंट्री दिखाई हो या 10,000 की एंट्री दिखाई हो। हमारी नीड के हिसाब से हमने एंट्री ना दिखाई हो, जो सही चीज है हमने वही दिखाया हो। नेक्स्ट आते हैं फिजिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फिजिबल तभी होंगे जब हम उसको किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी या बिना कॉस्ट के अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्यों जरूरी है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए जरूरी है, ज्यादा अच्छे तरीके से काम करने के लिए जरूरी है, यूजर्स के लिए यूजफुल और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी है। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए जरूरी है। तो जब भी हम कोई भी चीज करेंगे अकाउंटिंग में, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज करना जरूरी है, वरना वो हौच पौच हो जाएगा, किसी की समझ में नहीं आएगा कि क्या बनाया था और क्या हो गया है। ठीक है। तो इसलिए जरूरी है। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल्स अकाउंटिंग असम्पशन और कॉन्सेप्ट्स। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन और कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है? 3 है। सबसे पहला आता है गोइंग कंसर्न असम्पशन। गोइंग कंसर्न असम्पशन क्या होती है कि अकॉर्डिंग टू दिस असम्पशन इट इज अज्यूम दैट बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ फोरसिएबल पीरियड एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस और स्केल डाउन इट्स ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली। कि कुछ टाइम तक एक बिजनेस चलेगा ही चलेगा और उसको एक पर्टिकुलर टाइम पे जल्दी से बंद करने की कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। जरूरी नहीं होता। और इस कॉन्सेप्ट की वजह से क्या होता है, डिफरेंस बन के आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारे होते हैं, जैसे कि लैंड लेबर कैपिटल पे जो हम खर्चा करते हैं, इनका फायदा हम कब तक लेते हैं? लंबे समय तक के लिए लेते हैं। और दूसरे आते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिनका फायदा हम थोड़े थोड़े टाइम में उठाते रहते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, जिनके ऊपर हम एक्सपेंडिचर करते हैं और उनका फायदा लेते रहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं वो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किए जाते हैं और उन पे एक सिस्टमेटिक मैनर में डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। जैसे कि आपने फर्नीचर खरीदा 1 लाख का, तो आप इस पे हर साल अगर 10% का डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो हर साल आप 10,000 इस पे माइनस करते रहोगे। तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू पे हम इसको लिखते हैं और इस पे डेप्रिसिएशन हर साल एक सिस्टमेटिक मैनर में लगाते रहते हैं। अगला आता है कंसिस्टेंसी असम्पशन। इसमें क्या होता है, according to the consistency assumption, accounting practices once selected and adopted should be applied consistently year after year. The concept helps in better understanding of accounting information and makes it comparable with that of previous year. आपने जो भी तरीका आजमा लिया है, जो भी आपने रूल सिलेक्ट कर लिया है कि आपने इस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आपको मेंटेन करके रखना है, ये वाला मेथड आपको यूज करना है, तो आपको ईयर आफ्टर ईयर वही मेथड यूज करना है। क्यों? इससे क्या होगा, इससे होगा कि आप जब कंपेयर करने लगेंगे अपना 2020 का डाटा को 2021 के डाटा के साथ, तो आपको कंपेयर करना इजी हो जाएगा क्योंकि आपने दोनों में मेथड सेम यूज किया होगा, कंसिस्टेंट होंगे आप अपने मेथड के लिए। नेक्स्ट आते हैं एक्रूअल असम्पशन। एक्रूअल असम्पशन में क्या होता है, जब भी आप किसी ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो तो आप उसको उसी टाइम रिकॉर्ड कर देते हो जब बोली जाती है कि ये हम करेंगे, ये हो गई मान लो, ना कि उस टाइम जब उसकी सेटलमेंट हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल आपने घर खरीदा तो आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री कर दी कि मैंने एक घर खरीदा है 10 लाख का खरीदा है, चलो ठीक है, आपने उसकी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी उसी टाइम एंट्री कर दी। भले अभी आपने पैसे उसके नहीं दिए हैं, लेकिन आप एंट्री उसी टाइम करोगे जिस टाइम आपने बोल दिया कि आपने खरीद लिया, और वो भी इंसान उसी टाइम पे अपने में एंट्री करेगा जिसने आपको 10 लाख का घर बेचा, ना कि उस टाइम करेगा जब उसको पैसे मिलेंगे। तो एक्रूअल असम्पशन में क्या होता है कि अकाउंटिंग में क्या होता है, हम उसी टाइम पे एंट्री कर देते हैं जिस टाइम हम बोलते हैं कि मैंने घर खरीदा कितने का, 10 लाख का, लेकिन अभी पेमेंट नहीं हुई है उसकी। आपने खरीद लिया पर अभी पेमेंट नहीं हुई है। पेमेंट होने का इंतजार हम नहीं करते हैं अकाउंटिंग में एंट्री के लिए। हमारा 5th टॉपिक आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स।
अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं। सबसे पहला आता है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो बिजनेस होता है ना वो उसके ओनर से अलग होता है। हम बिजनेस को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे। ओनर का क्या फायदा नुकसान है वो नहीं हम देखेंगे, हम बिजनेस को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। और जो भी हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे वो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे। ओनर ने अपने फायदे के लिए कुछ खरीदा, उसने अपने लिए वॉच खरीदी तो ये ओनर का है। बिजनेस के पैसे लगा के खरीदी तो बिजनेस में फिर रिकॉर्ड होगा ये। अगर उसने अपने बिजनेस से, अपने ऑफिस से पैसे निकाले और वहां से खरीदी तो ये बिजनेस में रिकॉर्ड होगा। लेकिन उसने अपने पर्सनल अकाउंट से निकाले, वहां से खरीदी तो ये उसके बिजनेस में ऐड नहीं होगा। तो बिजनेस को बिजनेस की तरह रखेंगे, ओनर को ओनर की तरह, मतलब ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस हम नहीं चलाएंगे कि हम ये सोच लें कि वॉच खरीदी, क्या फर्क पड़ता है उसने पर्सनल अकाउंट से खरीदी या फिर अपने ऑफिस के अकाउंट से खरीदी। नहीं, फर्क पड़ता है। अगर ऑफिस के अकाउंट से खरीदी तो वो आपकी जो अकाउंट्स की बुक्स होंगी उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन अगर ओनर ने अपने पर्सनल अकाउंट से खरीदी तो ऑफिस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल में क्या होता है कि जो भी चीज हम रिकॉर्ड करेंगे वो हम मनी टर्म्स में करेंगे, किसी और टर्म्स में हम किसी भी चीज को, क्वालिटी एस्पेक्ट्स या कुछ भी चीज हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। जो भी चीज मनी की होगी हम मनी टर्म्स में उसको रिकॉर्ड करेंगे कि इसकी वैल्यू 10 रुपए है तो हम इसको 10 रुपए रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी पर्टिकुलर चीज है उसकी वैल्यू 10 रुपए है, हम कंपेयर करके नहीं रिकॉर्ड करेंगे कि ये वाला प्रोडक्ट इस वाले प्रोडक्ट से अच्छा है, ऐसे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मनी टर्म्स में हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स। इसमें क्या होता है कि अकाउंट्स जो होता है ना वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए होना चाहिए, जैसे जो कि हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं, जो कि 1 साल का होता है, ताकि आपको कभी भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने हो या कोई भी आपसे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगता हो, बैंक्स मांगते हैं, कोई भी मांगता हो तो आपको ईजी रहे और आपको कंपेयर करना हो अपने हर साल का डाटा तो आपको ईजी रहे। तो अकाउंटिंग पीरियड डिफाइन होना चाहिए, एक अकाउंटिंग पीरियड चुन लेना चाहिए सभी बिजनेसेस को जिसपे वो वर्क करेंगे। अगला आता है फुल डिस्क्लोजर। इसमें क्या होता है, इसमें सब कुछ होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो जो जरूरी चीजें होती है, लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए जो जो जरूरी चीजें होती हैं, एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को समझने के लिए जितना भी चाहिए होती है, आपकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को जानने के लिए जितनी भी चीजें चाहिए होती है वो सब होना चाहिए। पूरा डिस्क्लोजर होना चाहिए, कुछ छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल में क्या होता है कि आपको सिर्फ उन इम्पोर्टेंट आइटम्स को इम्पोर्टेंस देनी है जिनसे आपको कुछ पता चले कि इसका आपके बिजनेस से एक अच्छा खासा लेना देना है। ठीक है, वो सिर्फ उन आइटम्स को हम रिकॉर्ड करेंगे जिनसे हमें कुछ नॉलेज मिल रही है, जो कि हमारे बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर हम कुछ डिसीजन ले सकते हैं उन आइटम्स के ऊपर। हम एक्स्ट्रा जो भी आइटम्स खर्च करते हैं हमें उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमने उसको इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। अगला आता है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है कि सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना है। जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो तो वहां पे आपने प्रॉफिट 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 हर जगह सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट दिखाया हुआ है, नहीं, आपको सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप लॉस में जा रहे हो तो आपको अपना लॉस भी प्रॉपर पूरी तरीके से शो करना है। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छा नहीं दिखाना है, आपको जो एक्चुअल चीजें हैं वो दिखानी है। तो ये दो थे, मटेरियलिटी और प्रूडेंस, और है कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, जब भी आप असेट को रिकॉर्ड करोगे तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होगी उस पे, लेकिन असेट्स की वैल्यू एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डाउन होती रहती है। क्यों? क्योंकि उस पे क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता रहता है। आपने कोई मशीन खरीदी तो मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा, तो आपको हर साल वो डेप्रिसिएशन दिखाना है कि आप कितना डेप्रिसिएशन लगा रहे हो। तो आपको टाइम के साथ साथ जब आपने पहले साल अपनी एसेट की वैल्यू दिखाई तो वो आपने ओरिजिनल प्राइस पे दिखाई, लेकिन आप उस पे हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, कितना चार्ज करोगे, कितना चार्ज कर रहे हो और एट द एंड उसकी क्या वैल्यू हो गई है, तो वो आपको दिखाना है। हर साल आपको डेप्रिसिएशन उसकी बुक वैल्यू से माइनस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैचिंग कंसेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल्स। इसमें क्या होता है,
An important objective of business is to determine profit periodically. It is necessary to match revenue of the period with the expenses of that period to determine correct profit or loss for the accounting period. देखो, पहला ऑब्जेक्टिव तो होता है कि प्रॉफिट निकालना है कि हमारा कितना प्रॉफिट होगा, पर हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जब हमारे जितने भी रेवेन्यू है, यानी हमने जितनी भी इनकम करी है, जो भी हमारा फायदा हुआ है, हम उसको कंपेयर करेंगे हमारे एक्सपेंसेस से। अगर हमारे रेवेन्यू ज्यादा है तो क्या हो गया? प्रॉफिट। अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है तो हमारे को हो गया लॉस। ठीक है, रेवेन्यू ज्यादा तो प्रॉफिट। तो मैच करना है कि क्या ज्यादा है क्या कम है। अगला आता है ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है कि हम दो तरीके से, हम दो साइड में रिकॉर्ड करते हैं। एक हमारी डेबिट साइड होती है और एक हमारी क्रेडिट साइड होती है। हम दोनों तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट, और दोनों में अमाउंट क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, इक्विटीज को हम एसेट्स भी बोल सकते हैं, ओनर्स इक्विटी और कैपिटल इक्विटी, और क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स इक्वल्स टू एसेट्स हो गए। एसेट्स, ओनर्स इक्विटी और क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स, ये कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलाज जो आपको याद होने चाहिए। सेम ही है मतलब एक तरीके से, तो बस आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या होते हैं। अगला आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ये बेसिकली वही है कि हम एक पर्टिकुलर आइटम को, जो मैंने आपको भी बताया था, तभी जो भी हमने रेवेन्यू किया या एक्सपेंडिचर किया जो भी है, वो हम उसको तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हमने बोला। हम उसके अमाउंट को रिसीव होने तक का या अमाउंट पे होने तक का वेट नहीं करेंगे। जिस टाइम बोली गई है वो उसी टाइम रिकॉर्ड होगी, जैसे मैंने आपको हाउस का एग्जांपल दिया था। अगला आता है वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि जो अकाउंटिंग जो आप बनाएंगे उसमें किसी तरीके का पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए, वेरीफाई करने लायक होना चाहिए, एविडेंस होने चाहिए, क्योंकि आप कभी भी आपको अपने अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स किसी को शो करने पड़ सकते हैं। आपके मेमो, इनवॉइसेस, सेल्स बिल, सब कुछ आपको शो करना पड़ सकता है किसी बैंक को या किसी भी अदर इंस्टीट्यूट को। तो जो भी अकाउंटिंग करेंगे उसमें पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए, वरना आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब शुद्ध होने चाहिए, सही होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। 6 टॉपिक आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है वो मैं बाद में बताती हूँ, पर जो इतने सारी डाइवर्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और ग्लोबलाइजेशन जो हो रही है बिजनेस में, उसने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट बना दिया और जरूरी है। लेकिन इतनी सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज है, तो अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट जो है और उसकी ट्रांजेक्शन जो है, इन सब चीजों का समझना बहुत जरूरी है। लेकिन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत लेस मीनिंगफुल बनता जा रहा है और इनकम्पेरेबल बनता जा रहा था। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को स्टैब्लिश किया गया ताकि कुछ रूल्स प्रिंसिपल्स जो हैं वो सब फॉलो करें, ताकि जो एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो होती है वो रिलायबल रहे, रेलेवेंस रहे, अंडरस्टैंडेबल रहे, कंपेरेबिलिटी के लायक हो, ताकि हम उसको कंपेयर कर सके। तो एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, IASC बोलते हैं जिसको, वो स्टैब्लिश करी गई 1973 में। इसको ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे इस कमेटी के? पहला ऑब्जेक्टिव था पब्लिक इंटरेस्ट को फॉर्मुलेट करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ध्यान रखना है ताकि उनको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिले, मतलब कि हर जगह एक ही तरीके के अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस का यूज हो, अलग अलग ना हो, जिससे कि दिक्कत होती है फिर कि कौन सा समझे कौन सा पढ़े। तो हर जगह एक ही तरीके के जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो यूज किया जाए, और जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनको धीरे धीरे इम्प्रूव किया जाए। जो भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है प्रेजेंट में, उस हिसाब से उसको इम्प्रूव किया जाए। तो ये 2 इसके ऑब्जेक्टिव थे। मीनिंग क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही होते हैं, पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये बोलता है, उसने एक गाइडलाइन सेट की हुई है कि आपको ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल जितने भी हैं, अगर आप, मतलब उसने कुछ प्रिंसिपल्स सेट करके रखे हुए कि आपको ये प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने ही पड़ने हैं, कि ये रूल्स रेगुलेशंस आपको फॉलो करने हैं, ये वाली अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आपको बनानी है। अकाउंटिंग जो भी आप बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स आप बनाएंगे, कि आपको P&L बनाना है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, आपको बैलेंस शीट बनानी है, कंपलसरी है ये। तो उन्होंने कुछ चीजें बता के रख दी आपको कि आपको ये रूल फॉलो करना है और ये ऐसी ऐसी ट्रीटमेंट देनी है, आपको प्रेजेंटेशन इस तरीके से करनी है, ठीक है, और आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने हमें बता दिया कि हमें क्या करना है। क्यों? क्योंकि ताकि इंटरनेशनल जो अकाउंट्स बनते हैं, बाहर जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स यूज होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज होती है, वो हमारे यहाँ जो यूज हो रही हैं
उससे मैच करें। तो हर जगह की अलग अलग ना हो, हर जगह की सेम हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंपेयर करना इजी हो, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए। और यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब है कि जनरल सेट ऑफ गाइडलाइंस है ये कि आपको ये यूज करना ही करना है, इस तरीके से आपको बनानी है आपके अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स, यानी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको इस तरीके से बनानी है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अभी पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 भी जरूर देखना।